ठीक है, शुरू करें। नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। अर्थमेटिक का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम ही होता है। संख्या पद्धति से शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, यानी संख्याओं के बारे में एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन, संख्याओं के बारे में पूरी पूरी जानकारी। पहले तो होता है संख्या बनती कैसे है, संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कोई भी संख्या वो किस तरीके से बनेगी, यानी उसका कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है ना। संख्याओं की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी। संख्याओं में आपके डिजिट्स का क्या रोल होता है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। और संख्याओं में डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, तो डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है वो रिमाइंडर्स में से पूछे जाते हैं, तो हम रिमाइंडर थ्योरम को भी पूरा कंप्लीट करेंगे। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन, यूनिट और 10th डिजिट के क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, वो सारी चीजें इसमें कवर करेंगे अपन, ठीक है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसका ड्यूरेशन रहेगा 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन में जाके पूरा होगा, ठीक है ना। तो तैयार रहना, एक एक कंसेप्ट के समझ में आना चाहिए, या आप इंश्योर करना कि सर मेरे समझ में आ रहा है, ठीक है। आप इस मामले में निष्फिक्र रहना कि आपके एग्जाम का लेवल क्या रहेगा और मैं किस लेवल से पढ़ा रहा हूं और किस लेवल से आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस मामले में आप एकदम टेंशन फ्री रहना, आप ये ध्यान रखना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहला काम यही होता है, एक शब्द होता है अंक और एक शब्द होता है संख्या। अंक को बोलते हैं डिजिट और संख्या को बोलते हैं नंबर। डिजिट यानी न्यूमरल, न्यूमरल्स, और ये होते हैं नंबर। दोनों में फर्क क्या होता है, मैंने लिखा 7, 7 एक संख्या है या अंक है? दो कैसे हो सकते? आप पुरुष हो या महिला हो, ये डिफरेंट चीजें हैं, इसलिए एक हो, दोनों नहीं हो सकते। अंक और संख्या दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है 7 के थ्रू। बताऊं कैसे? अगर 7 किसी संख्या को बनाने में यूज किया जा रहा है तो वो डिजिट का काम करता है। 7 है वो अगर किसी संख्या को बनाने में यूज किया जा रहा है तब तो एक डिजिट है, तब तो एक अंक है। लेकिन 7 किसी कैलकुलेशन का पार्ट बनता है अपने आप में। जैसे मैंने लिखा 7 + 2 = 9। अब 7 भी एक संख्या है, 2 भी एक संख्या है और 9 भी एक संख्या है। ये सारी की सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो जब कभी भी कोई डिजिट कैलकुलेशन में यूज हो जाए तो वो फिर डिजिट के रूप में नहीं यूज होता है, संख्या के तौर पे यूज होता है। हालांकि ऐसी कैलकुलेशन आपको मिल सकती है कि अंकों का योग ये है या डिजिट्स का सम ये है, ऐसा यूज होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज कर रहे हो तो डिजिट्स को नहीं, संख्या के तौर पे यूज करते हैं। जैसे 3 × 2 = 6 होता है, तो 3 × 2 = 6, तो 3, 2 और 6 है, ये संख्या के तौर पे यूज हो रहे हैं, डिजिट्स के तौर पे यूज नहीं हो रहे। ये संख्याएं हैं, डिजिट्स नहीं। और एक से ज्यादा डिजिट्स एक साथ आ रहे हैं तब तो वो निश्चित रूप से मिलके संख्या बनाते हैं और इंडिविजुअल में वो डिजिट होते हैं। जैसे 3, 4, 7। अब यहां 3 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, 7 एक डिजिट है, लेकिन इसको एक साथ लिखेंगे तो ये 347 बनता है। ये एक क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। पहला काम तो ये समझना, ठीक है। दूसरी बात देखिए, अंकों का रोल है ये ज्यादा नहीं है, अंकों का रोल ज्यादा नहीं है। नंबर सिस्टम में है, इसके अलावा बाकी जगह फिर नंबर से यूज होते हैं, संख्याएं यूज होती। और अंकों का रोल है यहां पर भी संख्या को बनाने में,
या फिर उस संख्या में किसी पर्टिकुलर डिजिट या पर्टिकुलर अंक है, उसकी पोजीशन के आधार पर उसका रोल होता है। जैसे इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, या इकाई के अंकों का योग क्या है, या किसी कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आता है उसमें उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या है, या कौन सी पोजीशन पर कौन सा डिजिट है, ये सारी चीजें आती हैं। अंकों में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आपको दो तरह की वैल्यू पूछी जाती है। एक तो होती है फेस वैल्यू, जिसको बोलते हैं जातीय मान, जातीय मान या नेज मान। और दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। साथ साथ में लिखते चलो, नहीं लिखते हो तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्थानीय मान। आपके नोट्स बनाने या नहीं बनाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपको जरूरत है तो बनाओ, नहीं जरूरत है तो मत बनाओ, लेकिन जिस टाइम जो पढ़ाई हुई बात है वो मैं कभी भी पूछूं तो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब आप उसको नोट्स बना के याद रखो चाहे बिना नोट्स बनाए याद रखो। फेस वैल्यू क्या होता है, किसी भी संख्या में जो डिजिट है उसकी खुद की न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी फेस वैल्यू होती है। मैंने संख्या लिखी 347, 347 लिखा, तो फेस वैल्यू का मतलब होता है उसका चेहरा कैसा है। 7 कैसा दिख रहा है, 7 जैसा ही दिख रहा है। 4 कैसा दिख रहा है, 4 जैसा। 3 कैसा दिख रहा है, 3 जैसा। तो आपसे पूछे कि फेस वैल्यू पूछे, 7 की फेस वैल्यू क्या है, 7। 4 की फेस वैल्यू क्या है, 4। और 3 की फेस वैल्यू क्या है, 3। तो जो कभी भी फेस वैल्यू पूछी जाए या जातीय मान पूछा जाए, फेस वैल्यू, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू उसका संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और वो डिजिट खुद ही अपना फेस वैल्यू होती है एक तरह से। समझ रहे हो। प्लेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू हो गया। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, या जिसको स्थानीय मान बोलते हैं, स्थान यानी प्लेस होता है, और वैसे ही इंग्लिश में भी प्लेस वैल्यू है। यहां पर प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लेस या पोजीशन। किसी भी संख्या में हर डिजिट की एक पोजीशन होती है, और जो सबसे राइट वाली पोजीशन होती है वो इकाई की पोजीशन होती है, यूनिट पोजीशन होती है। 3, 4, 7, 8, 9, 6 ये कोई नंबर है, ये इकाई की पोजीशन होती है, ये दहाई की पोजीशन होती है, ये सैकड़ा की पोजीशन होती है, ये 1000 की पोजीशन होती है, ये 10,000 की पोजीशन होती है, ये 1,00,000 की पोजीशन होती है। उसके बाद में 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे चलती रहती है। इकाई यानी यूनिट, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, 10,000th प्लेस, लाख की प्लेस, 10 लाख की प्लेस, करोड़ की, 10 करोड़ की, ऐसे होता है। ठीक। अगर किसी भी डिजिट को उसकी प्लेस के साथ में गुणा करके लिखा जाए तो उसकी प्लेस वैल्यू आती है। प्लेस वैल्यू है, ये हो जाता है डिजिट इनटू उसका प्लेस या पोजीशन। इकाई की पोजीशन 1 होती है, दहाई की पोजीशन 10 होती है, सैकड़े की पोजीशन 100 होती है, 1000 की 1000 होती है, 10,000 की 10,000 होती है, 1,00,000 की 1,00,000 होती है। लाख के लिए 5 जीरो लगाते हैं। 1,00,000 की 1,00,000 होती है। मैं 6 का प्लेस वैल्यू लिखूंगा, 6 को 1 से गुणा करके लिखूंगा। 6 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी 6 गुणा 1 बराबर 6। 9 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो 9 की पोजीशन दाई की है, इसलिए 9 को 10 से गुणा करके लिखूंगा। 8 की पोजीशन सैकड़े की है तो 8 को 100 से गुणा करके लिखूंगा तो 800 हो जाएगा। 7 की प्लेस वैल्यू है, ये 1000 की है, तो 7 को 1000 से गुणा करके लिखूंगा तो ये 7,000 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू हो जाएगी, आगे से आगे। समझ रहे हो। सिंपल तरीके से ये कह सकता हूं कि किसी भी डिजिट में, किसी भी संख्या में, उसमें किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू जो होती है
वो उस डिजिट की उसके प्लेस के साथ में मल्टीप्लाई होता है, और प्लेस के साथ में मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो उस डिजिट के दाहिनी तरफ जितने जीरो हैं उतने उस डिजिट के आगे जीरो लगा दिए जाते हैं, जितने डिजिट हैं उतने उस डिजिट के आगे जीरो लगा दिए जाते हैं। 34 77 96 यही ले रहा हूं, लिखने की फुर्ती रखना, थोड़ी सी थोड़ा सा स्पीड में लिखना, दिमाग में हर टाइम एक बात याद रखना, छोटी सी जिंदगी है, काम है बहुत सारे, और करने अपने को हैं सारे, खुद को ही करने हैं, खुद को ही करने हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करो। देखो 34 78 96 है, 34 78 96, मुझे देखना है कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 6 के इधर है क्या कुछ? कुछ नहीं है, तो 6 के आगे कुछ मत लगाओ। 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 के इधर कितने डिजिट हैं? एक डिजिट है, इसलिए एक जीरो लगा दो। 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 के आगे 2 जीरो हैं, 2 डिजिट हैं, 2 जीरो लगा दो। 7 के आगे 3 डिजिट हैं, 3 जीरो लगा दो, 7 का 7000 हो जाएगा। 4 का प्लेस वैल्यू पूछे, 4 के आगे 4 डिजिट हैं, इसलिए 4 के 4 जीरो लगा दो। 3 का पूछे, 3 के आगे 5 डिजिट हैं, 3 के आगे 5 जीरो लगा दो। ऐसे प्लेस वैल्यू तय होती है। ठीक है, क्लियर एकदम? एक सेंटेंस बोलता हूं, सुनना, या उससे पहले कुछ बातें और बता दूं। अगर संख्याएं दशमलव में दी गई हैं, डेसिमल में दी गई हैं, तो भी क्या उसकी प्लेस वैल्यू तय कर सकते हो? 347.857 859 347.859 है, ये कोई संख्या है, इसकी प्लेस वैल्यू तय करनी है। ठीक है, पूर्णांक 347 है, 859 है, ये फ्रैक्शन का पार्ट है। आपसे पूछे 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 300। डेसिमल से पहले वाले नंबर को अलग से देखेंगे, बाद वाले को अलग से देखेंगे। 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 40, 7 की प्लेस वैल्यू होगी 7, 8 की प्लेस वैल्यू होगी 0.8, 5 की प्लेस वैल्यू होगी 0.05, और 9 की प्लेस वैल्यू होगी 0.009 0.009। ये 347.859 के जितने भी डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू हैं। एग्जाम में कैसे आता है वो सारी बाद की बातें, अभी आप पहले कंपोजिशन समझो, संख्याएं कैसे बनती। ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप 347.859 है। अब एक सेंटेंस बोल रहा हूं, सुनना और समझ में आएगा। कोई भी संख्या उस संख्या में मौजूद अंकों के स्थानीय मानों के योगफल का परिणाम होती है। एवरी नंबर इज द रिजल्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स दैट नंबर हैव। कोई भी संख्या में जो अंक मौजूद हैं उन सभी अंकों के स्थानीय मानों को आपस में जोड़ दीजिए, वो उस संख्या के बराबर होता है। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये संख्या बनेगी 300 प्लस 40 प्लस 7 प्लस 0.8 प्लस 0.05 प्लस 0.009। डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स जो होते हैं वो 10 की पॉजिटिव पावर के मल्टीपल में होते हैं, और डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं वो 10 की नेगेटिव पावर के मल्टीपल्स में होते हैं। कैसे, इसको मैं और एलोबोरेट करता हूं। 3 को लिख सकते हो 3 गुणा 10 की घात 2, 4 को लिख सकते हो 4 गुणा 10 की घात 1, 7 को लिख सकते हो 7 गुणा 10 की घात 0। 1 जो होता है वो पावर 0 होता है। 8.8 को लिख सकते हो 8 गुणा 10 की घात -1। 5 होता है वो 5 गुणा 10 की घात -2।
और जो 9 होता है वो 9 गुणा 10 की घात -3, 9 गुणा 10 की घात -3। कोई भी संख्या जो होती है वो संख्या उसमें मौजूद संख्या में जो अंक हैं उनके स्थानीय मानों का योगफल होती है। डेसिमल से पहले वाले डिजिट 10 की पॉजिटिव पावर्स के साथ में मल्टीपल होके आते हैं, और डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं वो 10 की नेगेटिव पावर्स के साथ में आते हैं। इकाई का अंक है वो 10 की पावर 0 के साथ में गुणा होके रहेगा हमेशा, क्योंकि 10 की पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए वो 10 की पावर 0 के साथ में गुणा होगा। अब आगे वाले जो डिजिट्स हैं वो 10 की नेगेटिव पावर के साथ में होते हैं। अब 10 की पॉजिटिव पावर है तब तो 0 लगा देते हैं, जैसे 10 की घात 2 है तो 2 0 लगेंगे, 10 की घात 1 है तो 1 0 लगेंगे, 10 की घात 3 होता तो 3 0 लगते। 10 की नेगेटिव घात होती है तो उसका भाग लग जाता है, उसका भाग लग जाता है। तो ये ऐसे हो जाएगा 300 प्लस 40 प्लस 7 प्लस 8/10 प्लस 5/100 प्लस हो जाता है 9/1000। ये इस संख्या का विस्तार है अलग अलग तरीके से। 0 लगा के करोगे तो ऐसे कर दो, डेसिमल लगा के करते हो तो ऐसे कर दो, 10 की पावर्स में लिखते हो तो ऐसे लिख दो, फ्रैक्शंस में लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। ये किसी भी संख्या का विस्तार किया जा सकता है। अगर संख्या पूर्णांक में है तो 10 की पॉजिटिव पावर्स रहेंगी, और अगर आगे डेसिमल के आगे का जो पार्ट है वो 10 की नेगेटिव पावर्स रहेंगी। क्या आप समझ पा रहे हो? समझ रहे हैं? अब डिजिट्स का रोल कैसे बन सकता है, उसमें कुछ पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के साथ में। बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मैं डिटेल से अलग से पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन नंबर्स के फॉर्मेशन में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का रोल रहेगा आपके, ठीक है ना? तो कुछ तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, 1-2 दिन की बात तो पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। फिर अगर हम ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो अलग से चैप्टर के साथ में पढ़ेंगे उसको, जब प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब। लेकिन थोड़ा सा पार्ट तो यहाँ पढ़ाना पड़ेगा कि नंबर फॉर्मेशन में इसका जो लिमिटेड यूज है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है ना? इसके अलावा नंबर्स के टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले संख्याओं के प्रकार यानी टाइप, प्रकार यानी संख्याओं के टाइप। अलग अलग बेस पे अलग अलग संख्याओं को वर्गीकृत किया जाता है। पहला है अस्तित्व के आधार पर, एग्जिस्टेंस। एक तो होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी होती है काल्पनिक, अवास्तविक, छद्म, आभासी, शूडो, कई नाम से दिखाया जा सकता है। इनको मैं 2 तरीके से समझाता हूं कैसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। जितनी भी संख्याएं हैं उनको संख्या रेखा के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। संख्या रेखा होती है नंबर लाइन, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। इंग्लिश मीडियम कौन कौन है और हिंदी वाले? बाकी तो हिंदी वाले हो गए, ठीक। मैं दोनों में लिखूंगा, बोलने में ज्यादातर हिंदी यूज होगी। तो आपको अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में ऐसे दिक्कत महसूस हो रही है तो आप अपनी तरफ से बोल भी देना कि सर इसको इंग्लिश में बोलो या इंग्लिश में इसको लिखो। वैसे टर्मिनोलॉजी पूरी दोनों में लिखी जाएगी। उसके बावजूद भी अगर किसी को कहीं भी कुछ लगता है ऐसा तो आप अपनी तरफ से बोल देना, मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। संख्या रेखा या नंबर लाइन क्या होता है? किसी भी संख्या को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट किया जा सकता है।
देखो इसका सेंटर पॉइंट 0 होता है, इधर 0 से बड़ी संख्याएं होती हैं, इधर 0 से छोटी संख्याएं होती हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ऐसे कैसी भी संख्या हो, अगर वो रियल नंबर है तो संख्या रेखा के ऊपर उसको दिखाया जा सकता है। अगर वह संख्या रियल नंबर है तो उसको संख्या रेखा के ऊपर दिखाया जा सकता है। बोल सर 1 को 2 को तो दिखा सकते हैं, लेकिन 1.5 को कहां दिखाएंगे? तो 1 और 2 के बीच की ये जो जगह है इसका मिडिल पॉइंट है, ये 1.5 हो जाएगा। बोले सर 1.3 को कहां दिखाएंगे? तो 1 और 2 है, इसके बीच में अगर 10 भाग करते हैं तो तीसरी पोजीशन होती है, वो 1.3 हो जाती है। बोले सर 1.36 है, इसको कहां दिखाएंगे? तो 1.3 और 1.4 है, इसके बीच की डिस्टेंस के अगर 10 भाग करते हैं तो उसमें से छठी पोजीशन 1.36 हो जाएगी। बोले सर 1.368 है, इसको कहां दिखाएंगे? तो 1.36 और 1.37 के बीच में 10 भाग करते हैं तो उसमें जो 8वीं पोजीशन है वो 1.368 हो जाएगा। बोले सर 1.3684 है, इसको कहां दिखाएंगे? तो 1.368 और 1.369 उनके बीच में अगर 10 भाग करते हैं तो उसमें से जो चौथी पोजीशन होती है वो 1.3684 हो जाएगा। यानी इनके बीच में आप इसका विस्तार करके ऐसे चीर चीर के फाड़ फाड़ के चौड़ा कर सकते हो और उसके हिसाब से वो संख्या अपनी प्लेस लेगी। डेसिमल में तो ऐसे ले देंगे, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में दिया गया है 5 से ही 5/13 दे दिया, 5 से ही 5/13 दे दिया, तो ये 5 से 5/13 ज्यादा है। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में 13 टुकड़े करने हैं, उसमें से 5वां टुकड़ा होगा, वहां पर 5 से ही 5/13 बनेगा। 5 से ज्यादा है कितना? 5/13 ज्यादा है, तो 5 से आप 6 तक जाओगे तो अब 13 भाग बनेंगे बीच में, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, ऐसे चलते चलते 13/13 आएगा तो 6 बनेगा, ठीक है ना। तो वहां पर बीच के जो 13 भाग है उसमें से 5वीं पोजीशन है वो 5 से ही 5/13 बनाएगी। समझ रहे हैं आप? इसको एक काल्पनिक रेखा मान के उस हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो। वैसे ऐसे नहीं होता है कि ये कहीं पाई जाती है, वो अपन मान लिया जाता है, और गणित में तो मान मान के क्या क्या कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है। बोलो सर कोई संख्या अगर रूट वगैरह में है तो उसका क्या करेंगे? जैसे मैं कहूं कि मुझे √2 की पोजीशन तय करनी है, √2 की पोजीशन तय करनी है, तो √2 है वो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, क्योंकि 2 होता है वो √4 होता है, तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में आएगी। √2 की पोजीशन 1 और 2 के बीच में आएगी। 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस को नाप लेते हैं कि ये लंबाई कितनी है। मान लीजिए ऐसे कोई मीटर टेप है जिसमें 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस को माप लेते हैं अपन, नाप लिया। उसके बाद में जैसे अगर ये ट्राइंगल बनाता हूं कि ये लंबाई 1 है, ये लंबाई 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, उसका रूट करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। तो अगर वो जो बीच की लंबाई इतनी है तो √2 की लंबाई इतनी हो जाएगी। आप समझ रहे हो? तो जो आपका 0 पॉइंट है उससे ये लंबाई तो बनेगी 1, और 0 पॉइंट से इतनी लंबाई है वो बन जाएगी √2। तो आप इस 0 पॉइंट से 1 वाली डिस्टेंस ये है, तो 1 वाली डिस्टेंस को ये माना जाता है, तो इस डिस्टेंस को √2 माना जाएगा, जो कि उससे थोड़ा सा आगे जाके लैंड करेगी। तो इस तरीके से √2 की पोजीशन भी तय हो जाती है, लेकिन ये हमें करना नहीं है और हमें पूछा नहीं जाएगा, हमें पूछा नहीं जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर या नंबर लाइन के ऊपर डिनोट किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, वो संख्याएं तो होती हैं रियल नंबर, वो तो होती हैं रियल नंबर। इसका मतलब या तो संख्या 0 होगी, या फिर 0 से बड़ी होगी, या फिर 0 से छोटी होगी, तो वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। आप इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी कर सकते हो, आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जितनी भी संख्याएं यूज की जाती हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। जितनी भी इक्वेशंस यूज की जाती हैं, जितने भी समीकरण यूज किए जाते हैं, जो भी आप कैलकुलेशन में संख्याओं को यूज करते हो, नॉर्मल जोड़ बाकी गुणा भाग जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं पर होते हैं, ठीक है। बोलो सर फिर बच गया क्या? इमेजरी नंबर होते हैं, ये कैलकुलेशन के तो रिजल्ट्स बन जाते हैं, लेकिन ये रियल कैलकुलेशन में कहीं यूज नहीं होते हैं, यानी वास्तव में वैसी स्थिति बनती ही नहीं है, प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं है, लेकिन आपके कैलकुलेशन के रिजल्ट्स बन जाते हैं कई बार। कैसे बन जाते हैं? जैसे x² का मान -4 है,
तो किसी भी संख्या का स्क्वायर हटाते हैं तो उसका स्क्वायर रूट किया जाता है, तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस रूट -4 का रूट हो जाएगा, -4 का रूट हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हटाने से प्लस माइनस तो आ जाएगा, लेकिन रूट में ये जो -4 जो होता है, रूट में कभी भी कोई नेगेटिव नंबर है, कभी भी कोई नेगेटिव नंबर है, कोई नेगेटिव नंबर है और वो रूट के अंदर होता है, तो ऐसी संख्या इमेजरी नंबर होती है। संख्या को इमेजरी नहीं कहेंगे अपन, अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ x की वैल्यू एक इमेजरी नंबर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर -4 है, x बराबर -4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर x का मान क्या माना जाएगा, काल्पनिक माना जाएगा, इमेजिनरी माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रियल और इमेजिनरी नंबर होते हैं, काल्पनिक संख्याएं होते हैं। इनको आइटा में दिखाया जाता है, इनको अलग से चैप्टर के रूप में पढ़ा जाता है, बाकी मैथमेटिक्स से अलग से इसको पढ़ा जाता है, और वो आपके किसी भी एग्जाम के सिलेबस का पार्ट नहीं। वैसे एकेडमी में पढ़ते हैं तो 11वीं क्लास में आता है, वैसे किसी भी एग्जाम में आपके जिन एग्जाम्स का मैंने मेंशन किया है उसमें किसी में भी आपके ये रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैलकुलेशन नहीं है, इमेजरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, रियल नंबर्स हैं और आपके सिंपल नंबर की कैलकुलेशन हैं सारी की सारी। ठीक है, देखो आगे। रियल नंबर्स को फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है परिमेय संख्याएं, दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं होती हैं इरेशनल नंबर। रेशनल शब्द बना है रेशो से, रेशो का मतलब हिंदी में होता है अनुपात। दो संख्याएं जैसे p और q हैं तो उनको लिखा जाता है p अनुपात q। अनुपातों को फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है p अपॉन q। जिन संख्याओं को p अपॉन q में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को p अपॉन q में लिखा जा सकता है, वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। वेर p एंड q आर इंटीजर्स, यानी पूर्णांक है। p और q है ये पूर्णांक है। जहां पर अगर किसी संख्या को p अपॉन q के, बोले सर ये एक नया नाम आ गया, इंटीजर क्या होता है, ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 1 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, 0 भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो जिन संख्याओं को p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। बट इसमें एक कंडीशन है, बट q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया तो ये नंबर ऐसे बन जाएगा p/0, और ये अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है, इसलिए नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। अगर नीचे 0, ऊपर वाला 0 चलेगा, 0/q चलेगा, ये 0 होता है। रियल नंबर्स में आप इसको परिमेय संख्या के रूप में यूज कर सकते हो। तो अगर कभी भी कोई भी संख्या p अपॉन q के रूप में लिखी गई है, q का मान 0 के अलावा कुछ भी है, p का मान कुछ भी हो सकता है, उस कंडीशन में ये संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होती है। अगर किसी संख्या को p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इररेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं को p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बोल सर ऐसे बताओ किस किस को लिखा जा सकता है, किस किस को नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल चीज बता देता हूं, आपको कैसे पता चलेगा। जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, जितने भी फ्रैक्शंस हैं यानी भिन्न संख्याएं हैं, जितने भी आपके दशमलव भिन्न संख्याएं डेसिमल फ्रैक्शंस हैं,
जितने भी रूट नंबर्स हैं और पूरी तरीके से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे परिमेय संख्याएं होती हैं। बोल सर रूट नंबर कैलकुलेट किए जा सकते हैं, समझे नहीं, बताऊंगा। पूर्णांक हैं, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक। माइनस में भी हो सकते हैं, -5, -9, ऐसे हो सकते। ये सारे के सारे परिमेय संख्याएं होती हैं। 3 को लिख सकते हैं 3/1, 5 को लिख सकते हैं 5/1, 7 को लिख सकते हैं 7/1, -5 को लिख सकते हैं -5/1, -9 को लिख सकते हैं -9/1। पी और क्यू की पूर्ति हो रही है, पी और क्यू की पूर्ति हो रही है, परिमेय संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 5, सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, कंपाउंड फ्रैक्शन हो, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो, लेडर फ्रैक्शंस हो, सारे के सारे, जैसे 3/4 है, पी और क्यू की जगह 3 और 4 है। 9/13 है, पी और क्यू की जगह 9 और 13 है। 17/5 है, पी और क्यू की जगह 17 और 5 है। 2 से ही 2/6, 2/7 है। 7 का दुगुना 14 और 2 16, 16/7 आ जाएगा, परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी भी संख्या दी गई हो, ठीक है, 3 प्लस 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/7, ऐसे लेडर फ्रैक्शन दी गई हो, इसको लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। इसको भी आप अगर सोल्व करेंगे तो एक अंश और एक हर के रूप में आ जाएगा, P/Q के रूप में आ जाएगा। जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे 3.4 है, आप इसको 34/10 लिख सकते हो, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। 0.378 है, इसको आप 378/1000 लिख सकते हो, ये भी एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। आपके रिकरिंग डिजिट वाले डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर बार होता है, 0.7 बार है, इसको 7/9 लिखा जा सकता है। 0.83 बार है, इसको 83/99 लिखा जा सकता है। 0.26 और 6 के ऊपर बार है, आप इसको 26-2/90 लिखा जा सकता है। ये सारे के सारे परिमेय संख्याएं होती हैं सारे। बोले सर हमें तो ये करना ही नहीं आता, तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। बोलो बच गया क्या? परिमेय संख्याएं कौन सी नहीं होती हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन सी नहीं होती हैं? एक तो कभी भी किसी संख्या के नीचे 0 आ गया तो वो फिर रेशनल नंबर में नहीं आएगा, वो इन्फिनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो पहली बात तो बट्टे में 0 नहीं बनना चाहिए, क्लियर है। दूसरी बात है, जितनी भी संख्याएं रूट में होती हैं और पूरी पूरी कैलकुलेट नहीं की जा सकती, जैसे √1 का मान 1 होता है, √4 का मान 2 होता है। चलो एक छोटी सी बात पूछता हूं मैं, √4 का मान क्या होता है? ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में -2 है, ऑप्शन सी में +-2 है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। रुको तो सही, ए किस किस के आ रहा है? ए। बी किस किस के आ रहा है? सी किस किस के आ रहा है? कोई नहीं। ए होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए। बोले ऐसे क्यों, बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा।
और एक बात मैंने पहले भी कह दी थी, अगर मैंने कुछ यहां बोला है, लिखा है और पढ़ाया है तो मैं उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूं। ऐसे नहीं अरे यार वो तो अस्तिन ऐसे ही पढ़ा दिया था, नहीं। अपनी बोली हुई हर बात के लिए, अपनी लिखी हुई हर बात के लिए मैं हमेशा जवाबदेह हूं। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, उसका कई बार हो जाता है, कई बार 3+2 बराबर 6 आ जाता है, वो तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पढ़ाई हुई हर बात के लिए जिम्मेदार हूं। कई बार कैलकुलेशन में रगड़ के में आ जाती है, कोई कैलकुलेशन कैसे भी आ जाती है, 25 का स्क्वायर 5 आ जाता है, कई बार गलती से हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी बात पे अकड़ गया हूं कि ना ऐसा होगा, तो फिर तो वो उस पर तो रहूंगा हमेशा, ठीक है ना। देखो, √4 का मान 2 होता है, +-2 नहीं होता है, बाद में बताऊंगा डिटेल्स। अच्छा, बता देता हूं, थोड़ा सा बता दूं। √4 है, इसका मान 2 ही होता है, लेकिन x² बराबर 4 है, तो x का मान +-2 होता है। अब अगर इससे समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं समझ सके तो डिटेल से बाद में बताऊंगा। √4 का मान तो प्लस वाला ही 2 होता है, x² का मान 4 है, तो x का मान +-2 होता है। इसमें और इसमें डिफरेंस है ना? इसके ऊपर बात करेंगे अपन। अब देखो आप, अगर मैं कहूं कि x² का मान 4 है, तो x का मान +-2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि चलो कोई नहीं, ये आपने लिख दिया, x का मान हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा +-√4 हो जाएगा, और x बराबर ± क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जिस संख्या का वर्गमूल लिया जा सकता है, ऐसे में और ले रहा हूं। x³ का मान 8 है, x का मान 8 का क्यूब रूट हो जाएगा, जिसको हम 2 लिखते हैं। x की घात 5 बराबर 32 है, x बार 32 का 5th रूट हो जाएगा, जो कि 2 होता है। x³ का मान 0.027 है, x का मान 0.0027 है, इसका क्यूब रूट हो जाएगा, जो कि 0.3 हो जाएगा। तो ये जो सारी वैल्यू हैं, ये सारी की सारी परिमेय हैं, रेशनल हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछे 0.49 का रूट क्या हो जाएगा, आप कहोगे 0.7। आपसे पूछे 1.21 है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आप कहोगे 1.1। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपसे पूछे √2 का मान क्या हो जाएगा, 1.4142। आपसे पूछे √3 का मान क्या हो जाएगा, 1.732। आपसे पूछे √5 का मान क्या हो जाएगा, 2.24 अप्रोक्सीमेट। आपसे पूछे √10 का मान क्या हो जाएगा, 3.48 अप्रोक्सीमेट। आपसे पूछे √40 का मान क्या हो जाएगा, तो 6.32 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे पूछे √90 का मान क्या हो जाएगा, 3.16 आएगा यार, ये 9.48 आएगा। √10 का मान 3.16 हो जाएगा, ठीक। जैसे मुझे 10 का वर्गमूल ज्ञात करना हो, 10 का रूट करना हो, फैक्टर मेथड से नहीं होगा, डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। ये 3 हो जाएगा, 3 का 3 गुणा 9 हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, 3 3 यहाँ 6 हो जाएगा, 1 उतारा 2 0 हो गया, 61 1 कम 61 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ गया, 1 आ गया, 61 और 1 62 हो गया, 61 घटाया 39 आ गया, 2 0 आएंगे, आ जाएगा। 6 लेके 6 से गुणा करते हैं, 6 6 36, 3 12 और 3 15, 36 और 1 37, 3758 आ जाएगा, 3756 आ जाएगा। यहाँ 6 लिया है, प्लस 6 करेंगे, 6 ये 632 हो जाएगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। 3.16 तो आ गया,
लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रोसेस चलती रहेगी। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं उनका वर्गमूल फैक्टर मेथड से तो आता नहीं है, डिवीजन मेथड से लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। 3.16 बोले काम पूरा हो गया क्या? बोले नहीं बाकी है, आगे भी चलता रहेगा। एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में एक संख्या का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकता अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो। आप पूरी जिंदगी 10 का वर्गमूल ज्ञात करते रहो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अब तो पूरा पूरा आ गया है। आप कई बार डायलॉग मारते हो ना, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूं, ला सकता है, लेकिन 10 का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकता। ठीक है ना? अगर कोई गणित की स्टूडेंट हुई और आपने डायलॉग मारा कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, बोलो ठीक है, √2 का पूरा पूरा मान बताना है, लगभग नहीं बताना है, अप्रोक्सीमेट नहीं बताना है, एग्जैक्ट बताना है √2 का एग्जैक्ट मान क्या होगा। ठीक है? नहीं बता पाओगे, क्योंकि जो संख्याएं रूट में होती हैं और परफेक्ट रूट को कैलकुलेट नहीं कर पाती हैं, उन संख्याओं का पूरा मान ज्ञात किया ही नहीं जा सकता। देखो कैसे, √4 का मान तो 2 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर करने से वापस 4 आ जाएगा। √49 का मान 7 होता है, तो 7 का स्क्वायर करने से 49 आ जाएगा। √81 का मान 9 होता है, 9 का स्क्वायर करने से 81 आ जाएगा। √121 का मान 11 होता है, 11 का स्क्वायर करने से 121 आ जाएगा। लेकिन 1.4142 का स्क्वायर करने से वापस 2 नहीं आएगा, 1.732 का स्क्वायर करने से 3 नहीं आएगा, 2.24 का स्क्वायर करने से 5 नहीं। ये वैल्यू लिख भी लो, आपके काम आएंगी। आपको 2 का और 3 का पता है, बाकी 3 का पता, इनका नीचे वाले का पता नहीं है, तो इनको रट लो, काम आएंगी। ये कैलकुलेशन में काम आएंगे आपके। √10 का मान, √40 का मान, √90 का मान और √5 का मान एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार पूछी तो नहीं जाती, कैलकुलेशन में जरूरत पड़ती है इनकी। अब आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, आप मुझे बताइए, √2 परिमेय है या अपरिमेय? रेशनल है या इरेशनल? इरेशनल। ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। दूसरी बात, x² बराबर 2 है, तो x परिमेय है या अपरिमेय? x² बराबर 2 है तो x का मान परिमेय आएगा या अपरिमेय? अपरिमेय। √2 का मान 1.4142 होता है, यही यूज करते हैं। आपसे पूछे 1.4142 परिमेय है या अपरिमेय? ये संख्या परिमेय है, रेशनल है। आपसे √2 का पूछे, √2 अपरिमेय है, लेकिन 1.4142 है, ये परिमेय है। उसका रीजन क्या है? ये √2 का मान होता ही नहीं है, लगभग मान होता है। √2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब आपसे तो 1.4142 का पूछा है, एक दशमलव संख्या है बेचारी, क्यों नहीं होगी? इसका क्या दोष है? ठीक है, आप इसको 14,142/10,000 लिख दोगे। अगर मैं इसको P/Q के रूप में चेंज करूं तो 14,142 अपॉन 10,000 लिखा जा सकता है ना। 14,142/10,000 लिख सकता हूं 1.4142 को, तो एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन √2 है, ये अपरिमेय संख्या है। √2 है, ये अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं? 27 का क्यूब रूट लेते हैं तो 3 आता है, तो क्यूब रूट 27 एक परिमेय संख्या है।
लेकिन 28 का क्यूब रूट लेते हैं, 28 का क्यूब रूट लेते हैं तो आप इसको लिखते हो 3 पॉइंट समथिंग, जो कुछ भी लिखते हो। 28 का क्यूब रूट है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 28 का क्यूब रूट है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, ये सारी संख्याएं रेशनल और इरेशनल का फर्क है। ऐसे ही अगर आपको ये दिया गया है, कोई भी रूट दे दिया, जैसे 17 का फोर्थ रूट दे दिया, तो क्या किसी संख्या की पावर 4 करने से 17 आता है क्या? नहीं आता। तो 17 का फोर्थ रूट है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर हो जाएगा। पाई का मान होता है 22/7 और डेसिमल में पाई का मान यूज करते हैं 3.14। ध्यान है तो बढ़िया, नहीं ध्यान है तो नोट कर लिया करो। ठीक है, सबके नोट्स एक जैसे बने जरूरी नहीं होता है। आपको ये सारी चीजें पहले से ध्यान में है, पहले से आपको आता है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठे बैठे मेरी तरफ घूर घूर के देखते रहा करो। ठीक है ना? मुझे आपके देखने या नहीं देखने से आप नोट्स बना रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले अपने यहाँ एक मैडम साइंस पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते। ठीक, तो वो जब भी ऐसे कुछ लिखते थे तो उनको, लड़कों को आ जाता था कि मैं लिख रही हूँ तो आप भी उस टाइम लिखते रहा करो। तो लड़के, वो मैडम यहाँ लिखती थी, लड़के उधर लिखते रहते थे। अब कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखना जरूरी नहीं होता है, अपने को लगता है यार ये तो मुझे आता है, तो अभी जैसे ये देख रहा है, ये ऐसे देखते रहते थे कई, तो मैडम चिढ़ जाती थी, बोले ऐसे क्या देख रहा है, मेरी तरफ क्या देख रहा है। नहीं, तो अपन अपने वो प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से देखा करो, खूब देखा करो। ठीक है, आप लिखना नहीं लिखना आपकी चॉइस है यार। आपको लगता है कि ये चीज मुझे पहले से ध्यान में है, पहले पढ़ी हुई है, पहले से मुझे आता है, क्यों कॉपी भर रहे हो फालतू में? आपको लगता है कि ये चीज हाँ नोट करने लायक है, इसको नोट कर लेता हूं, उसको नोट कर लो। नहीं, सबके नोट्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिखा करो। ठीक है, पूरा लिखना जरूरी नहीं होता है, शॉर्ट में लिखा करो ताकि जल्दी रिवाइज कर सको चीजों को, घर जाके जल्दी से समझ सको। कॉपियां मत भरो ज्यादा लिखने में, का छोटे नोट्स, संक्षिप्त में नोट्स बनाया करो। 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये परिमेय संख्या है। 3.14 है, ये परिमेय संख्या है। कैसे लिखोगे? 314/100 कैसे लिखेंगे? 314/100, ये परिमेय संख्या है। दशमलव हटा दिया, 300 P/Q के रूप में लिखा है। लेकिन ये जो खुद पाई होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल होता है। याद रखना हमेशा, पाई का वैल्यू 22/7 जो होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। पाई का लगभग मान होता है 22/7 या लगभग मान होता है 3.14, पूरा पूरा एग्जैक्ट मान नहीं होता है। तो 22/7 में कोई दिक्कत नहीं है, 22/7 तो परिमेय है। जैसे √2 है 1.4142, या जैसे √3 है 1.732, तो 1.732 है, ये √3 का लगभग मान है। तो 1.732 में कोई दिक्कत नहीं है, 1732/1000 लिख सकते हैं इसको। लेकिन √3 अपरिमेय है। ऐसे ही 22/7 है, ये परिमेय है, रेशनल है। लेकिन ये जो पाई है ये अपरिमेय है, ये इरेशनल है। समझ रहे? तो आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, एक सिंपल नंबर्स के बारे में हम इंट्रोडक्शन किए थे। कल मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आज या कल 1-2 दिन में एक अपन प्लेटफॉर्म सेट कर लेंगे, संख्याएं क्या होती हैं, कैसे क्लासिफाई होती हैं,
किस किस तरीके से उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 दिन में टर्मिनोलॉजी सारी आ जाएंगी आपके, ठीक है। अंक क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, भिन्नों में अंश क्या होता है, हर क्या होता है, उचित भिन्न क्या होती हैं, अनुचित भिन्न क्या होती हैं, मिश्र भिन्न क्या होती हैं, दशमलव भिन्न क्या होती हैं, आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, रिकरिंग डिजिट डेसिमल नंबर क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग डिजिट डेसिमल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद में हम 1 बाय 1 एक एक चीज को लेंगे फिर, ठीक है ना।